नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा में 11 जनवरी 2017 को जनरल साइंस के टॉपिक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे, उनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उनका डिटेल्ड में सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द हार्मोन दैट मेंटेन्स करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड इज, रक्त में सही संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन क्या है? मानव शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, रुधिर तंत्र, ठीक है। इसी तरह से एक तंत्र होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंतरास्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम से हमारी जो अंतरास्रावी नलियां होती हैं ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस का मतलब है नलिका विहीन, ये खोखली नहीं होती हैं। इसकी वजह से इनसे जो रस या हार्मोन निकलते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। तो इसमें से सबसे पहला ले लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारा आग्नेयाशय या पैंक्रियाज से निकलता है। सभी हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है। तो इंसुलिन जो निकलता है वो है पैंक्रियाज या आग्नेयाशय से। ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। मतलब जो हमारा ग्लूकोज है उसको उसके लेवल को रक्त के अंदर मेंटेन करके रखता है। इसी तरह से दूसरा जो हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारी ग्लैंड क्या कहलाती है? इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है। इमरजेंसी, जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तब ये इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं और वो हमारे शरीर में परिवर्तन लाते हैं। जैसे जब हम किसी वजह से घबरा जाते हैं एक्सीडेंट के समय, तो उस समय जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो हमारी एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा होती है। इसके अलावा इस ग्लैंड से निकलने वाला कॉर्टिसॉइड हार्मोन भी होता है, कॉर्टिसॉइड हार्मोन। और कॉर्टिसॉइड हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर साल्ट का, पानी और साल्ट, पानी और लवण को जनरली हम क्या बोलते हैं? साल्ट को बैलेंस करता है। इसी तरह से महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन निकलता है जो उनके सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी मतलब जो बाद में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, जब वयस्क होते हैं तो सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद चौथा जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन जो है हमारा मेटाबॉलिज्म में या चयापचय में हमारी मदद करता है, शरीर को मेंटेन करने में मदद करता है। ये जो थायरोक्सिन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन सही मात्रा में निकले, इसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है आयोडीन। और आयोडीन की कमी होगी तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं घेंगा रोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की मात्रा कम हो जाती है और उसकी वजह से ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। ग्वाइटर रोग कहाँ पर होता है? गले में, और गला
मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाई पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ टू डीजेनरेट इज। सब्जियों और फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में लगभग इतना समय लगता है। तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक मटेरियल कहलाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और दूसरा मटेरियल होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पर जब बैक्टीरिया या जीवाणु काम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पर बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे फल, सब्जी, कागज, कपड़े, ये कुछ समय बाद क्या है, नष्ट हो जाते हैं। जबकि प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे समय दिया है कि कौन सा पदार्थ है जिसको नष्ट होने में 1 से 2 वीक या 10 से 30 दिन लगते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह हमारा सब्जियों और फलों को नष्ट होने में लगता है, जो कि हमारा पूछा गया हैगा। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। 10 से 30 दिन भी दिया है, तो 10 से 30 दिन जो हमारा समय लगता है वो पेपर या कागज को नष्ट होने में लगता है। इसी तरह से 2 से 5 महीने का समय है हमारा सूती कपड़े या हमारे कॉटन क्लॉथ को नष्ट होने में लगता है। जबकि ऊनी कपड़े को नष्ट होने में बैक्टीरिया द्वारा लगभग 1 साल का समय लगता है। तो वूलन क्लॉथ को का पीरियड है आपका 1 ईयर, राइट। इसके अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे अपनी लकड़ी, वुड जो है, इसको 10 से 15 साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में। जबकि हमारा मेटल्स जो हैं इनको 100 से 500 साल लगते हैं, 100 से 500 साल लगते हैं। इसी तरह जो प्लास्टिक की बने मटेरियल होते हैं उनको भी बहुत साल बायोडिग्रेड होने में लगते हैं, 10। तो इसको सेवरल ईयर्स बोल सकते हैं, बहुत साल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इज कॉल्ड। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। सबसे पहले एवोपरेशन ऑप्शन है, तो एवोपरेशन को समझ सकते हैं। पानी की सतह पर नॉर्मल टेम्परेचर जो पर जब पानी वाष्प में बदल जाता है, पानी को गर्म नहीं करना है, पानी को सामान्य टेम्परेचर पर पानी, जैसे कपड़े गीले होते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो पानी कहाँ वाष्प में कन्वर्ट हो गया, तो पानी से वाष्प में बनने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो पौधों में भी होती है। पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं, पौधे में पत्तियां होती हैं और लीव जो होती हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का मतलब है कि लीव के अंदर छोटे छोटे, लीव के ऊपर सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के द्वारा पौधे जो जमीन से पानी लेते हैं, उस पानी को भोजन बनाने के समय क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन को ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो पत्तियों द्वारा उत्सर्जित वाष्प को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब बादल होते हैं तब हमारा या तो रेनफॉल होता है जिसको बरसात बोलते हैं, और या स्नोफॉल हो जाता है। तो ये स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी ऊपर से ये गिर रहा है पानी के रूप में, चाहे वो बर्फ हो, चाहे स्नो हो, चाहे पानी हो, ओले हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेसिपिटेशन के अंदर। रेस्पायरेशन
सांस लेने को ब्रीथिंग बोलते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गान होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए श्वसन करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। चारों टर्म अपने तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शंस को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार स्क्रीन्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प टू रिमूव। कभी कभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए WWTP भी लिखा रहता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। घर से, किचन से और किचन, बाथरूम और टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर निकलता है या अपशिष्ट जल निकलता है, अपशिष्ट पानी निकलते हैं, उसको बोलते हैं सीवेज। अब इस सीवेज पाइप के थ्रू या नालियों के थ्रू या तो नदियों में जाता है छोटे शहरों में, अदरवाइज इसको साफ किया जाता है। तो साफ करने वाले प्लांट को बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जो वेस्ट वाटर गया या सीवेज जाता है, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा कचरा जो होता है, जिसका साइज बड़ा होता है, उसको निकालते हैं, जिससे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड कम हो जाए। इसको निकालने के लिए हम लोहे की जालियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बार लगे रहते हैं। अब क्या होगा, ये जो इनके छेद भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें से पानी पानी निकल जाता है, लिक्विड मटेरियल, और बड़े बड़े टुकड़े फंस के जिनको हम अलग हो जाते हैं, जिनको हम अलग निकाल लेते हैं, जिनको बोलते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल। स्क्रीनिंग मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। तो जो हमारी बार स्क्रीन है वो बड़े बड़े मटेरियल, अर्थात प्लास्टिक की कैन है हमारी, कुछ स्टिक्स हैं, प्लास्टिक के डब्बे, लकड़ी, पैकेट, जो भी हमारा मटेरियल सीवेज के साथ जा रहा है उसको अलग कर देते हैं। इसमें एक और बताया गया है ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस को अलग करने के लिए डिटेरियस टैंक का यूज करते हैं। डिटेरियस टैंक में ये हल्का मटेरियल ऊपर आ जाता है, इसको अलग कर लेते हैं, तो डिटेरियस टैंक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electric current is passed through water dissociate into hydrogen and oxygen. This is an example of, जल से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, यह इसका उदाहरण है। जल जो है, पानी जो हमारा बना हुआ होता है, वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पानी अपघटित हो जाता है और H2O कन्वर्ट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन के आयन में। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो है हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई भी केमिकल या कंपाउंड अपने उसके जिससे वो बना हुआ है या किसी नए कंपाउंड में टूट जाता है या एलिमेंट में टूट जाता है, तो इस परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से पानी के विद्युत के प्रभाव से पानी के टूटने की क्रिया को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? यदि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम जो विद्युत चुंबक होती है, विद्युत चुंबक में इसका प्रभाव देखते हैं। और इसके अलावा जो हमारा होता है वो होता है हमारा आपका डोरबेल में। तो डोरबेल जो दरवाजे पर घंटी लगी होती है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है विद्युत धारा के द्वारा। डोरबेल एग्जाम्पल है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब विद्युत धारा का तापन प्रवाह या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमारी विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होता है जिससे हम प्रेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन और हमारा जो सर्दियों में हीटर यूज करते हैं, तो जो आपके हीटर हैं आपके, और इसके अलावा गीजर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें हमारा विद्युत धारा का
तापन प्रभाव देखने को मिलता है। बोथ केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक, इसका यहाँ पर दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोवाइडेड बाय द। एक सैटेलाइट क्या है? जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साइंटिस्ट सैटेलाइट को छोड़ते हैं। तो ये हमारी अर्थ, इनको हम क्या करते हैं, एक कक्षा में स्थापित कर देते हैं। इस कक्षा से ये ना तो अंदर की तरफ आते हैं और ना ही बाहर की तरफ, इसी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, जैसे हम रस्सी में पत्थर बांध लेते हैं और घुमाते हैं, तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है और हाथ के द्वारा हम अपने अंदर की ओर खींचते हैं। तो जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ लगने वाले को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस रहते हैं। अब ये सैटेलाइट जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये फोर्स, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बाहर कर देगा और सैटेलाइट आकाश में चला जाए। लेकिन ये बैलेंस किसकी वजह से रहता है? ये हमारा पृथ्वी जो सैटेलाइट को अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है, दो बॉडी एक दूसरे को आपस में आकर्षित करती हैं, वही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल। तो सैटेलाइट अपनी कक्षा में एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसमें तो किसके प्रभाव से, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से अपनी कक्षा में स्थापित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वाटर अर्थक्वेक कैन प्रोड्यूस पावरफुल वेव दैट ट्रेवल एट हाई स्पीड, दीज वेव्स आर कॉल्ड। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें उत्पादित कर सकते हैं जो उच्च वेगों पर यात्रा करती है, ये तरंगें कहलाती हैं। तो पहले तो हम भूकंप को समझ देते हैं। जब धरती में अंदर से क्या है, जमीन हिलती है तो अर्थक्वेक आता है। जब भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होती है और भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर होता है, तो भूकंप के द्वारा निकली हुई तरंगें पानी के थ्रू, पानी के अंदर ही अंदर ट्रेवल करती हैं। इसकी वजह से पानी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इस लहरों की वजह से समुद्री जल से गुजरने वाली तरंगें उच्च सागरीय तरंगें को जन्म देती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। इसमें टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसकी वजह से जन धन की बहुत हानि होती है। तो समुद्री लहरें जो कि भूकंप की वजह से पैदा होती हैं, उन्हें बोलते हैं सुनामी। ट्विस्टर या बवंडर क्या है, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, दाब कम हो जाता है और इस दाब के, निम्न दाब के केंद्र की तरफ बाहर की हवा आने लगती है और इसको आंधी या बवंडर बोलते हैं। भारत के अंदर या साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले चक्रवातों को साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोन। न्यूज में आता रहता है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उठ रहा है, तो यहाँ वाले को बोलते हैं चक्रवात। और इसी चक्रवात को अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिका महाद्वीप के अंदर बोलते हैं ह्यूरिकेन। तो अमेरिका में साइक्लोन का नाम है ह्यूरिकेन। इसी तरह जापान के अंदर साइक्लोन को तूफान के नाम से पुकारते हैं, टाइफून के नाम से बुलाते हैं। टाइड्स क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब दोनों एक सीध में होते हैं तो ये पानी का लेवल समुद्र के अंदर बढ़ जाता है। तो समुद्र के लेवल को बढ़ने की क्रिया को बोलते हैं टाइड्स या ज्वार। इसी तरह
जब इनका लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं भाटा। तो नीप एंड टाइड दो प्रकार की क्रियाएं हैं। यहाँ सिर्फ किसके बारे में पूछा गया है? सुनामी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू? निम्न में से कौन सा ईंधन अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है? अब यहाँ पर यदि हम 1 ग्राम ईंधन को या 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू। When 1 gram of substance is burned, then the heat produced is called calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैलोरी मान या ऊष्मा मान। इसकी इकाई होती है किलो जूल पर ग्राम या किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये यूनिट भी हमको याद करना है। यदि हम चारकोल की बात करें तो चारकोल के 1 ग्राम को जलाने पर 23.4 23 से 24 किलोग्राम किलो जूल पर ग्राम हीट, मतलब 1 ग्राम जलाने पर चारकोल 1 ग्राम चारकोल को जलाने पर 23 किलो जूल ऊष्मा पैदा होती है। इसी तरह केरोसिन का 1 ग्राम जलाएंगे तो उसके द्वारा हमारी लगभग 48 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। एलपीजी के 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर, एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि रसोई में इस्तेमाल करते हैं। तो एलपीजी के 1 ग्राम को जलाने पर हमारी लगभग 55 किलो जूल हीट उत्पन्न होती है। इसी तरह से लकड़ी को जलाने में हमारी 17 किलो जूल हीट उत्पन्न होती है। लेकिन सबका क्या लेंगे? 1 ग्राम को जलाने में। यदि हम इसको 1 किलोग्राम कर दें, 1 किलोग्राम जलाएंगे तो ये जो वैल्यू है सब में 1000 का गुणा हो जाएगा, मतलब 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। सबसे यदि आपसे इन ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम को जलाने में सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वैल्यू है 150 किलो जूल पर ग्राम। इसके अलावा और भी मैटर होते हैं, जैसे सीएनजी होती है। सीएनजी को जलाने में हमारी 50 किलो जूल होती है आपके। तो इसी तरह से बहुत सारी मटेरियल है जिनको हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं, उनकी वैल्यू याद करके या एक जनरल टेबल देख के हम कैलोरी वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या pushes the trunk from left to right. The force of friction will act on the box. विद्या ट्रंक को बाएं से दाएं की तरफ धकेलती है, घर्षण का बल डिब्बे पर कार्य करेगा। एक बॉक्स है और जिसको दिव्या जो है इसको धक्का दे रही है। धक्का देने की वजह से या तो ये मूव करेगा या नहीं भी मूव करेगा, लेकिन वो पुश कर रही है। कैसे कर रही है? लेफ्ट से इस तरफ जा रही है, राइट। तो इसको रोक कौन रहा है? इसको मूव करने के रोक रहे ये बॉक्स और जमीन के अंदर फर्श के बीच में क्या हो जाता है? घर्षण बल पैदा हो जाता है, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है। अब हमको ये नियम याद रखना है कि घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। तो यदि बाएं से दाएं दिया है तो घर्षण बल किस तरफ काम करेगा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यदि वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट धक्का दे रही होती तो घर्षण बल हमारा काम करता लेफ्ट टू राइट। मतलब नियम क्या है, रूल क्या है? घर्षण फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोशन के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो गया? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान। ये भारत की कौन कौन सी है? एक है थट्टे काडू। थट्टे काडू जो है
ये हमारी केरल का पक्षी अभ्यारण्य है। केरल का पक्षी अभ्यारण्य जिसको डॉक्टर सलेम बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, केवल देव पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी यहाँ पर साइबेरिया से पक्षी आते हैं और यहाँ पर रेस्ट करते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी है। अब तीसरी दी हुई है रंगाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। ये हमारे कर्नाटक प्रदेश में है, कर्नाटक में है। इसके बाद सुल्तानपुर, वैसे तो सुल्तानपुर शहर उत्तर प्रदेश में फेमस है, लेकिन ये सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है ये हरियाणा में आपके गुड़गांव के पास, गुरुग्राम के पास में है। तो ये सुल्तानपुर का आंसर आपको देना है हरियाणा। तो यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान की बर्ड सेंचुरी, तो राजस्थान की बर्ड सेंचुरी का नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरेंथस एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ। चौलाई और घास इसके उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है लिग्यूमिनियस प्लांट या फलीदार पौधे। हिंदी में ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। फलीदार पौधे क्यों होते हैं, जिनको हम फलियों के रूप में होती हैं, जिनको छील के हम उसके सीड का उपयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मटर, मटर हो गया आपकी, मूंग, उड़द, ये सब क्या है, फली के अंदर लगते हैं, राइट। मूंग गया, मटर हो गया, चना, चना हो गया, ये सब आपके सेम, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे लिग्यूमिनियस प्लांट के। इसके अलावा दूसरा दिया है सीरियल क्रॉप। अनाज फसल किसको बोलते हैं, जिसको हम डेली डाइट में यूज करते हैं। रोजाना के खाने में प्रयोग करने वाले अनाज क्या कहलाते हैं, सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप, तो ये सीरियल क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, हम या तो गेहूं प्रयोग करते हैं या चावल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मक्के का भी प्रयोग करते हैं। जिनको डेली डाइट में यूज करते हैं वो कहलाते हैं सीरियल क्रॉप। बीट्स प्लांट, जब किसान क्या है अपनी फसल को पैदा करता है या फसल लगाता है, जिसे बोलते हैं क्रॉपिंग, तब क्या होता है फसल के साथ में खरपतवार, घास फूस भी उगा जाती है। ये क्या करते हैं, जमीन के पोषक तत्व को स्वयं उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ये क्या है, नुकसानदायक पौधे हैं जिनको हटाना जरूरी है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, बीट प्लांट। बीट प्लांट हो गए, ये हमारे कैसे हैं, आपके हैं अनवांटेड हैं। ये किसान चाहता नहीं है कि पैदा हो, तो ये हमारे हैं अनवांटेड प्लांट हैं। तो घास फूस को हटाना इस तरह से एमरेंथस और जो घास है ये दोनों ही क्या है, बीट प्लांट हैं। इनको बोल सकते हैं हम अनुपयोगी। अनुपयोगी, हमारे कोई काम के नहीं है, अनुपयोगी फसल। अब आगे देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप। ऐसे क्रॉप्स जिनका हम रोपण करते हैं, जिनको हम बीज न डाल के पौधे के रूप में लगाते हैं, फिर जब बड़ा पौधा हो जाता है तब उसका उपयोग करते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं चाय, कॉफी, नारियल, रबर। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार टैंक मूव ऑन ए caterpillar tracks which are broad chain like covers on the wheel. This causes, आपने देखा होगा ऑर्डिनरी जो व्हीकल होते हैं, कार, बस, ट्रक, इनके अंदर हम रबर के टायर का प्रयोग करते हैं। तो रबर के टायर का ग्राउंड से क्या है जो कांटेक्ट होता है, ये
सर्कुलर होता है, तो ये बहुत कम एरिया हमारा कॉन्टैक्ट एरिया जो रहता है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। ये कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है। इसकी वजह, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका लोड डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी वजह से प्रेशर क्या है जमीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है। कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से ये पहिया जमीन के अंदर धंस सकता है। अब इसके लिए क्योंकि बार टैंक देखे हुए हैं, इनके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा ही वजन होता है। ठीक है, हैवी वेट होते हैं, 70 टन का वेट मान के चलते हैं इनका। आजकल तो जो जमीन की खुदाई वाली मशीनें भी आने लगी हैं, वो भी चेन या कैटरपिलर पे चलती हैं। ठीक है, L&T हिटैची की जो मशीनें रोड बनाने में काम कर रही हैं आपने देखी होंगी, तो ये किस पर चलती हैं, चेन पर चलती हैं। और इस चेन की वजह से ये चेन पूरी की पूरी जमीन के कांटेक्ट में रहती है। कांटेक्ट में रहने से कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। कांटेक्ट एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाते हैं और ये जमीन के अंदर नहीं धंस सकते हैं, सॉफ्ट जमीन में भी चल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, चेन का प्रयोग का क्या मतलब हुआ, एन इंक्रीज इन एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जमीन के साथ कांटेक्ट एरिया मतलब संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड डज नॉट स्पॉइल फॉर मंथ इफ इट इज स्टोर्ड एट। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि उसे इस ताप पर संग्रहित किया जाए। इसको बोलते हैं प्रशीतन टेम्परेचर। प्रशीतन फलों और सब्जियों को रखने के लिए जिससे वो खराब ना हो, तो वह टेम्परेचर जिस पर फल सब्जियां खराब ना हो या खाना खराब ना हो, तो उसको बोलते हैं प्रशीतन तापक्रम, फ्रोजन टेम्परेचर। यदि हमारा टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है, तो हमारी सब्जियां जो हैं उससे कम है, तो हमारी सब्जियां महीनों तक खराब नहीं होंगी। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फिर कम कर दिया तो एक बार उसके विटामिन खराब हो गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। साथ में कंडीशन ये भी है कि इन सब्जियों को हमको खुला नहीं रखना है, रैप करके रखना है, मतलब उनको लपेट का है, लपेट एल्यूमिनियम फॉयल या पॉलीथीन में यदि -18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाए तब भोजन महीनों तक खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनियस गैस कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड एंड कैन काज डेथ, दिस गैस इज। निम्नलिखित जहरीली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है, वह गैस है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमारा रक्त या ब्लड होता है उसमें बहुत तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक कणिका का नाम है अपना लाल रुधिर कणिकाएं या RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट होता है लाल रुधिर कणिकाओं में जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न ऊतकों या ऑर्गन तक पहुंचाता है। ठीक है, अब यदि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बन जाती है, जब हमारा क्या होता है, कार्बन का कंप्लीट दहन नहीं हो पाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, यदि ऑक्सीजन भरपूर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन से एफिनिटी है, मतलब लगाव है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो लगाव है वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना है, 300 गुना है। मतलब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा
कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे जो हो जाएगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो ब्लड के साथ पहुंच नहीं पाएगी हमारे ऑर्गन्स के पास, और इस वजह से बॉडी नीली पड़ जाती है और डेथ हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि यदि कोई लैंप जल रही है मिट्टी के तेल से जलने वाली जिसमें धुआं होता है तो कमरा बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और जो हमारे शरीर के लिए घातक होती है, और यदि बहुत मात्रा में चली जाए तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी इक्वल टू सेल्सियस स्केल। तापक्रम को नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो टेम्परेचर नापने के 3 स्केल हैं। एक स्केल होता है हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा कहलाता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा कहलाता है केल्विन स्केल। ये इनके टेम्परेचर को एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है। सेल्सियस स्केल जो होता है, सेल्सियस थर्मामीटर जो होता है, उसमें पानी के जमने के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि पानी के उबलने के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, सेल्सियस माना जाता है। इस तरह से ये 100 जो है 100 डिवीजन में बटा होता है। जबकि फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होता है, इसमें पानी के जमने के टेम्परेचर को 32 फ़ारेनहाइट बोला जाता है और पानी के उबलने के टेम्परेचर को 212 फ़ारेनहाइट बोला है। इस तरह से दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर उसी तापक्रम को 100 भागों में बांटा है और यहाँ पर 180 में, यहाँ पर डिवीजन हो गए 180। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम इसी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं कि सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया है वो सेल्सियस स्केल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट की जगह हम रख देंगे C निकालना है। टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, C/5 इज इक्वल टू 100 माइनस 32/9। C निकालना है, C/5 इज इक्वल टू 100 में से 32 गए तो ये बचे अपने 68 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ कैंची गुणा करेंगे तो 9C इज इक्वल टू हो जाएगा 68 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 अट्ठे 40, 5 का 30 और 4 34, 340। तो C बराबर हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 9। 9 से भाग देंगे तो ये 37.77 या 37.8 ले सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 फ़ारेनहाइट हमारा कन्वर्ट हो गया है 100 इसमें सेल्सियस में। सेल्सियस पैमाने पर बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 37.8 C। नेक्स्ट क्वेश्चन, anaerobic respiration in the muscle cells result in the accumulation of। पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के परिणाम से इसका संचयन होता है। एनियरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन या श्वसन, ऑक्सीजन ना मिल रही हो अनुपस्थिति में। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम नॉर्मली करते हैं वो क्या रहता है, एरोबिक रहता है, जिसमें हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। तब कैसा, जब हम बहुत तेज साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तब हमको
क्या होता है कि इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खत्म होती है, शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। एनर्जी खत्म होने से अब हमारे अंदर क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और उतनी ऑक्सीजन हमको नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर का ग्लूकोज जो है एनएरोबिक एक्शन में, मतलब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। दूध से बनने वाला एसिड में हमेशा वर्ड क्या करेंगे, लैक्टिक। दूध से बनने वाली चीज़ों के लिए लैक्टिक का प्रयोग करते हैं। तो ग्लूकोज, दूध के अंदर ग्लूकोज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक। इसी तरह दूध की शक्कर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो जहाँ भी आपको लैक्टिक लिखा है इसका मतलब है कि ये क्या है, दूध से बनी हुई। तो यहाँ पर शरीर जब थक जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है और एनएरोबिक एक्शन के द्वारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें मसल्स के अंदर थकान महसूस होती है या उनके अंदर पेन होने लगता है, वहाँ पर जकड़न सी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रेशम के उत्पादन में अग्रज देश को बताइए। वैसे तो इंडिया भी क्या है, अग्रज देश है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का की बात की जाए तो रेशम के उत्पादन में चाइना लीड करता है। पुराने ज़माने में इसीलिए इस रूट को, चाइना से यूरोप को जाने वाले रूट को सिल्क रूट बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर सिल्क का ट्रांसपोर्ट, इस रूट के द्वारा सिल्क का ट्रांसपोर्ट है। तो लीडिंग कंट्री, प्रमुख सबसे आगे जो कंट्री है रेशम उत्पादन में है पूरी दुनिया में, उसका नाम है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से जो रेखा पास होती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से ऊपर के 10 डिग्री और 10 डिग्री यदि हम नीचे ले लें तो यहाँ पर जो है बहुत तेज गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और डेली बरसात होती है। यहाँ पर डेली बरसात की होने की वजह से यहाँ का मौसम जो रहता है, क्लाइमेट कैसा रहता है, वेट एंड हॉट, गर्म और आर्द्रिक रहता है। अब अच्छी खासी बरसात होने की वजह से यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और ये मेनली जो पाए जाते हैं जो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील या अर्जेंटीना वाले कंट्री हैं, यहाँ पर जिस एरिया को बोलते हैं अमेजन बेसिन, यहाँ से अमेजन नदी पास होती है। ठीक है, तो अमेजन नदी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें हमारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच जाती। सबसे ऊपर वाले और नीचे भी छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं और इसके नीचे जीव जंतु रहते हैं। तो इतने घने जंगल होने की वजह से इनको आवासीय जंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ फर्टाइल topsoil ड्यू टू हेवी रेन एंड विंड इज कॉल्ड। द लॉस ऑफ फर्टाइल topsoil ड्यू टू हेवी रेन एंड विंड इज कॉल्ड। भारी वर्षा और पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि कहलाती है। तो ये 4 टर्म है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टर्म है डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जंगलों की कटाई, जंगलों का क्लियरेंस ऑफ जंगल। अब मनुष्य क्यों काटता है जंगलों को, क्यों, टू यूज फॉर अदर पर्पज।
दूसरे कार्यों में प्रयोग करने के लिए जंगलों की सफाई को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के का उल्टा शब्द है एफॉरेस्टेशन। जब हम जंगल कटते जाएंगे तो हमारा तो जीवन ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके लिए क्या है, हम पौधों का रोपण करते हैं या जंगल को लगाते हैं, उसको बोलते हैं वन रोपण या एफॉरेस्टेशन। तीसरा जो शब्द है वो है सॉइल एरोजन, मृदा का अपरदन। तो ये जो जमीन की जो ऊपरी लेयर है वो क्या होती है, मृदा या मिट्टी। इस मिट्टी जब तेज बरसात होती है या बहुत तेज हवा चलती है तो ये मिट्टी धीरे धीरे उड़ के दूसरी जगह चली जाती है और पानी के साथ बह के नदियों में चली जाती है। तो जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है, वेस्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन को बचाने के लिए हमें प्लांटेशन करने की जरूरत पड़ती है। चौथा जो टर्म है उसमें लिखा हुआ है वेदरिंग। तो ये मिट्टी कैसे बनती है, ये मिट्टी बनती है वेदरिंग एक्शन से। पहले क्या है, चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों पर हजारों साल में जो हमारे टेम्परेचर, रेनफॉल और क्लाइमेट की वजह से ये टूट टूट करके मिट्टी में कन्वर्टित हो गई हैं। तो चट्टानों के क्षरण को और मिट्टी में कन्वर्जन को बोलते हैं वेदरिंग। तो चारों टर्म में से कोई सा भी टर्म पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टर्न द वॉल्यूम अप ऑन आवर टेलीविजन वी आर टर्निंग अप दी। ये क्वेश्चन साउंड से आया हुआ है और साउंड जो है हमारी वेव्स या तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, तो पहला टर्म दिया हुआ है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है, कंपन के द्वारा ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें 1 सेकंड में जितने बार एक कंपन पैदा होते हैं उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम पर सेकंड। 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जो है हमारी आवाज पर भी पड़ता है। आवाज हमारी एक बोलते हैं श्रिल या पिच और दूसरी क्या कहलाती है, हैवी। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो आवाज क्या हो जाती है, पतली। जिस तरह की पतली आवाज किसकी होती है, बच्चों की या महिलाओं की, गर्ल्स की, लड़कियों की। ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और यदि लड़कों की आवाज भारी आवाज मानी जाती है तो ऐसी आवाज ये किसके ऊपर, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो बॉयज के लिए फ्रीक्वेंसी कम होती। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आवाज क्या, किस तरीके से कि आवाज कैसी है, पतली है या भारी, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। पिच भी क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है, पिच पे पड़ता है कि आवाज हमारी पतली है या भारी है। क्वालिटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि आवाज हमको सुरीली लगे या वो भी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगी, पिच के ऊपर। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि जब ये पत्ती है और इसको हमने खींच के छोड़ दिया तो ये क्या है, पहले अपनी अधिकतम सीमा पर जाएगी और फिर वापस लौट के चक्कर मारती रहती। तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। जब बोला जाता है कि आवाज बढ़ा दी है, इसका मतलब है कि हमको एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। और आवाज की जो तेजीपन है जिसको हम लाउडनेस बोलते हैं कि आप तेज कर लीजिए, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड यदि हमने डबल किया, 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4।
आवाज़ 4 गुनी हो जाएगी। इसी तरह यदि हम एम्पलीट्यूड को 3 गुना करेंगे तो आवाज़ 9 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या है ये, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है और फ्रिक्वेंसी के ऊपर आवाज़ का पतली होना या भारी होना डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर, जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, तो एक दर्पण कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो ये रहती है। अब इस पर जब पैरेलल रेज आती हैं, ये हमारी कहीं से रोशनी आ रही है, ये रेज है और ये आपतित किरणें हैं और ये यहाँ से इनका रिफ्लेक्शन या परावर्तन हो जाता है। और ये परावर्तन के बाद भी ये रेज क्या रहती हैं, समानांतर या पैरेलल रहती। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को या परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन, जिसमें आने वाली किरणें जो कि पैरेलल होती हैं बाद में भी क्या है, परावर्तन के बाद भी पैरेलल होती हैं। इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। जो हमारी इमेज बनती है वो सिर्फ नियमित परावर्तन की वजह से ही बनती है। दूसरा जो रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, विपरीत परावर्तन। तो यहाँ पर यदि हमारी कोई रफ सरफेस है और इसी पर ये हमारा कोई बीम आ रही है ना, ये बीम का मतलब है समानांतर किरणें आ रही हैं, इनको बीम बोलते हैं। और ये बीम जब रफ सरफेस पे होगी तो ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी वापस लौट सकती है। तो ये परावर्तन के बाद क्या है, समानांतर या पैरेलल नहीं है, तब इसके बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पॉलिश्ड सरफेस से क्या होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और इर्रेगुलर सरफेस से हमारा होता है अनियमित परावर्तन या विपरीत परावर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपनी दिशा को परिवर्तित, जैसे हवा से रेज आ रही है और पानी में गई तो ये क्या है, इस तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपना रास्ता बदल देती हैं। इसी रास्ता बदलने के प्रोसेस को कहते हैं अपवर्तन। अब मिरर है, मिरर से वापस लौट जाती है, क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश रहती है और यहाँ पे दूसरा लाल कलर पोत देते हैं, जिसकी वजह से ये ओपेक हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है और ये क्या हो जाती है, तो मिरर में क्या होता है, परावर्तन, जबकि ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसके अंदर अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्सन टेक प्लेस, लाइट जो है जब हमारी छोटे छोटे कणों पे पड़ती है तो वो बिखर जाती है, इस बिखरने को बोलते हैं डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग दोज गिवन बिलो, निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य को पहचानें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मूविंग बस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, एक चलती बस के संदर्भ में एक दूरी समय ग्राफ हमें यह जानकारी देता है। दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब कोई बस है, मान लीजिए कि क्या है 9 बजे चलती है, सुबह 9 बजे चली और आधा घंटे बाद 9:30 बाद मतलब कहाँ पे पहुँच गई है, उसने 10 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद क्या हुआ, 10 बजे पर ये क्या पहुँच गई है कि आपकी यहाँ पर पहुँच गई है आपका 20 किलोमीटर। इसी तरह से 10:30 बजे ये 30 किलोमीटर चल ली।
तो ये इनके पॉइंट मिलेंगी। पहला एक पॉइंट मिलेगा, फिर 10 बजे का दूसरा पॉइंट मिलेगा, फिर आपका 10:30 बजे का मिलेगा। यदि हम इन तीनों को मिला दें और आगे बढ़ाते जाएं, तो यदि हमको चाहिए है कि हमारा 10:15 बजे कितना डिस्टेंस कवर की है, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि ये 35 किलोमीटर क्या है चल चुकी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको, या दूरी समय ग्राफ हमको किसी भी समय यदि हमें कितनी दूरी कवर की है, मूव की है, वह डिस्टेंस बताती है। राइट। ये लाइन स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन कब होगी? सीधी रेखा जब होगी जबकि हमारी चाल जो है या स्पीड जो है यूनिफॉर्म या एक समान होगी। यूनिफॉर्म स्पीड में ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन कार जब चलती है या बस चलती है तो स्पीड लगातार क्या है? बदलती रहती है। तो ये क्या, ऐसी स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति। असमान गति के केस में ये ग्राफ ऊपर की तरफ तो बढ़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? इस तरह जाएगा। तो ये किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहाँ पर भी ये टाइम, और यहाँ पर भी इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? समय, किसी समय उस बॉडी द्वारा चली हुई दूरी को पता कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया आंसर? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ, किसी भी समय, किसी तात्कालिक समय में बस द्वारा तय की गई दूरी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड। पहले भी बताया है कि दूध से क्या बनता है? दही। दूध कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा दही में, ठीक है। और दूध से बनी हुई कोई भी चीज होती है तो उसमें लैक्टिक वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए दूध वाले एसिड को बोलेंगे। दही खट्टा किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी का पूछा जाए, तो आपको कुछ और एसिड जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाने की चीजें हैं या उपयोग होने वाली चीजें हैं, उनका मालूम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड जो है हमारा पालक के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया हमारा दही हो गया। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो है हमारा कच्चे आम में, कच्चे आम में। इसके अलावा अंगूर, ग्रेप्स में, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरली क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको खाने में प्रयोग नहीं होता है ये, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि पैंक्रियाज जो हमारी होती है, अग्न्याशय, उससे जो निकलने वाला एसिड कौन सा होता है, तब आपको जवाब देना है कि पैंक्रियाज जो निकालती है अग्न्याशय, वो निकालती है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए इसको अग्न्याशय बोलते हैं हिंदी। अग्नि जैसी, अग्नि की तरह तेज होती है, तो इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड जो हमारा सिरका बोलते हैं, अचार में डालते हैं ना, उसको विनेगर, विनेगर में हमारा, सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड पूछा जाता है। साइट्रिक एसिड या नींबू और संतरा के अंदर जो साइट्रिक प्लांट होते हैं उनके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि चींटी काट लेती है तो जलन होती है, तो चींटी के जो स्टिंग होती है उस आंट स्टिंग, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो अपना जवाब रहेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए मेटल रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, इट डार्ट अराउंड द सरफेस विथ हिसिंग साउंड। द मेटल इज, सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से
अभिक्रिया करता है तब उसे जल में गिराया जाता है तो वह सतह की ओर ऊष्म शोषण के साथ तीव्र गति से आ जाता है, वह धातु है। तो जो हमारी सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु हैं, और जब ये पानी से रिएक्शन करती हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही हीट निकलती है, और इस हीट की वजह से जो धातु जलने लगती है, धातु भी क्या है, पिघलने लगती है, और ये धातु का नाम है हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस इज ए मिक्सचर। कोल से जब हम कोक बनाते हैं तो कोल गैस बनती है। कोल गैस क्या है, बहुत डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं या भंजक आसवन करते हैं, तो जब बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारी कोयले से कोक को कन्वर्ट करने में हमारी कोल गैस बनती है। और ये कोल गैस का प्रयोग हम लाइटनिंग के लिए भी करते हैं और एनर्जी के रूप में, हीटिंग एनर्जी के रूप में करते हैं। इस कोल गैस के अंदर मीथेन लगभग 35%, हाइड्रोजन 50% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 10%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10% होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। Thank you for watching the video. Please like, subscribe the video. धन्यवाद।